नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तत्सम व तद्भव की। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, इस बारे में समझेंगे। तत्सम शब्द व तद्भव शब्द का आपकी परीक्षा में क्या महत्व है, कितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ये चीज़ समझेंगे। और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, ये चीज़ समझेंगे। और उसके बाद तत्सम के और तद्भव के बारे में चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि आपकी परीक्षा में तत्सम व तद्भव शब्दों की महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है, तत्सम शब्दों का व तद्भव शब्दों का। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, ठीक है, जिसमें हिंदी के प्रश्न हों, जैसे यूपीएसआई जिसमें लगभग आपकी 40 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, और यूपी कांस्टेबल में आपके 35 से 40 के बीच में लगभग 37-38 क्वेश्चन हिंदी के होंगे यूपी कांस्टेबल। उत्तराखंड कांस्टेबल में आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। और उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा होगी उसमें आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। यूपी की कोई भी परीक्षा होगी उसमें आपके लगभग 40% हिंदी के होंगे। इससे लगा आप कोई एग्ज़ाम हरियाणा का दे रहे हों, हरियाणा का, उसके बाद राजस्थान का कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हों, उसके बाद बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, इन सभी राज्यों की परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न सामान्यतः रहते हैं। ठीक है, तो लगभग आप मानकर चलिए कि 1 या 2 प्रश्न तत्सम तद्भव से लगभग हर परीक्षा में आपको दिखाई देगा। फिर बात करेंगे प्रश्न किस प्रकार का होगा। तो बच्चों, प्रश्न इस प्रकार का होगा कि जैसे आपको प्रश्न दिया जाएगा कि दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द छांटिए। यानी कि जो शब्द आपको दिए जाएंगे, चार विकल्प आपको दिए जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। इनमें से आपको तत्सम शब्द छांटना होगा। इनमें 3 आपको तद्भव शब्द या अन्य कुछ दिया जाएगा और 1 विकल्प में आपको तत्सम शब्द दिया जाएगा। तो आपको तत्सम शब्द छांटना होगा। या यही क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द छांटिए, तो एक तद्भव होगा। या ये क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि दिए गए तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए। यानी एक तत्सम शब्द आपको दिया जाएगा, एक शब्द दिया जाएगा, ठीक है, और उसका तद्भव रूप इन 4 विकल्पों में से आपको बताना होगा। ठीक है, हमने देख लिया, यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चौथा होगा कि तद्भव दिया जाएगा और तत्सम विकल्प से पूछ लिया जाएगा। चौथा ये बन सकता है। पांचवा बन सकता है मिलान करने वाला क्वेश्चन, कि आपको इधर दे दिए जाएंगे A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, और इसमें आपको शब्द दे दिए जाएंगे, तद्भव शब्द दे दिए जाएंगे, और इधर दे दिए जाएंगे आपको तत्सम शब्द, और इनका मिलान करना होगा कि ये इसका, ठीक है। इस प्रकार से भी प्रश्न आपका बनाया जा सकता है। तो अभी तक हमने समझा कि लगभग कोई भी परीक्षा होगी तो वहाँ लगभग आपका 1 से 2 या 3 नंबर तक भी आपको तत्सम तद्भव के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर कैसे प्रश्न बन सकते हैं, ये चीज़ हो गई। अब हम समझते हैं तत्सम व तद्भव शब्दों के बारे में, क्या तत्सम तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि तत्सम और तद्भव। ये जो तत्सम शब्द है ना, पहले शब्द के बारे में समझते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। इस तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात तत्सम शब्द का अर्थ होगा उसके समान। ठीक है, और तद्भव जो शब्द है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद धन भव। ये जो तद शब्द है इसका अर्थ होगा उससे, और भव शब्द का अर्थ होगा जन्म, अर्थात तद्भव शब्द का अर्थ होगा उससे जन्म। तत्सम शब्द का अर्थ होगा उसके समान, तद्भव शब्द का अर्थ होगा उससे जन्म, अर्थात उसके समान। तो क्वेश्चन होना चाहिए कि किसके समान, उससे जन्म, तो क्वेश्चन होना चाहिए कि किससे जन्म। तो बच्चों, संस्कृत के समान और संस्कृत के जन्म, अर्थात यदि कहा जाए तो तत्सम शब्द वो शब्द होंगे जो संस्कृत भाषा के शब्दों के समान होंगे, और तद्भव शब्द वो शब्द होंगे जो जिन शब्दों का संस्कृत भाषा के शब्दों से जन्म हुआ हो। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार। तत्सम शब्द वो शब्द होंगे जो संस्कृत भाषा के शब्दों के समान होंगे, और तद्भव शब्द वो शब्द होंगे जो जिनका जन्म संस्कृत भाषा के शब्दों से हुआ हो। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं इसे समझते हुए। दरअसल तत्सम तद्भव शब्दों को समझने के लिए भारत में भाषाओं का क्रम जानना अति आवश्यक होगा कि भारत में सबसे पहले कौन सी भाषा थी, उसके बाद कौन सी भाषा, और उसके बाद फिर कौन सी भाषा है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए, भारत के इतिहास में ज्ञात भाषा, जो हम मानते हैं कि भारत की प्राचीनतम भाषा, प्राचीनतम यानी कि भारत की जो सबसे पुरानी भाषा है, यदि हम उसकी बात करें, हम कौन सी भाषा है ऐसी जिसे प्राचीनतम भाषा मानते हैं। देखिए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम आपका 2400 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में किस भाषा का प्रयोग किया गया, वो भाषा पढ़ी नहीं गई बच्चों। चित्रात्मक लिपि थी, उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, तो उस भाषा को नहीं पढ़ पाए, तो उस भाषा का नहीं पता। उसके बाद आपके 1500 के आसपास, 1500 से आर्य भारत में आए, यानी वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में जो भाषा प्रयोग की गई वो संस्कृत भाषा प्रयोग की गई, संस्कृत भाषा। तो यदि कहा जाए कि भारत की प्राचीनतम भाषा क्या होगी, तो संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम भाषा होगी। ये यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न बन सकता है कि भारत की प्राचीनतम भाषा होती है तो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत होगी। अब ये जो संस्कृत आई ये 1500 बीसी, 1500 बीसी का अर्थ होगा ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में समय आपका उल्टा चलता है, यानी पीछे की ओर चलता है। ये 1500 से 500 बीसी तक का काल है, 1500 से 500 बीसी तक। अब ये संस्कृत दो पार्ट में बांट दी गई, एक कहलाई आपकी वैदिक संस्कृत और एक कहलाई आपकी लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। ये जो वैदिक संस्कृत है इसका काल होगा 1500 से 1000 बीसी, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और जो लौकिक संस्कृत होगी इसका काल होगा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक संस्कृत, वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत, ये संस्कृत के ही दो भाग हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए हम बात करते हैं इससे आगे। ठीक है, ये होगी आपकी संस्कृत की बात। अभी तो भारत की, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्राचीनतम भाषा, तो भारत की प्राचीनतम भाषा होगी संस्कृत। और फिर संस्कृत के दो पार्ट, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो काल है वो होगा आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, 1000 बीसी मतलब ईसा पूर्व तक। और फिर लौकिक संस्कृत का काल होगा आपका 1000 से लेकर 500 बीसी तक, 500 बीसी तक। ठीक है, तो 500 वर्षों का काल वैदिक संस्कृत का रहा, 500 का लौकिक संस्कृत का रहा। अच्छा, संस्कृत भाषा को दो भागों में विभाजित किया गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो ये वैदिक संस्कृत क्यों कहलाई, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना। और वेद कितने हैं आपके, 4 वेद हैं। 4 वेद कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों की रचना वैदिक संस्कृत में हुई, तो ये वैदिक संस्कृत कहलाई। फिर लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत में भी रचना हुई रामायण व महाभारत की, रामायण व महाभारत की रचना हुई आपकी लौकिक संस्कृत में। ठीक है, चलिए सबसे पहले वैदिक, फिर लौकिक के बाद एक भाषा आई पाली। और पाली का काल भी 500 वर्षों का होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक रही, 1 ईस्वी तक रही। और ये जो पाली है ना, पाली एक धर्म विशेष की भाषा रही है। ये भाषा रही है आपकी बौद्ध धर्म की भाषा रही है, बौद्ध धर्म की भाषा। तो पाली बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ से भी प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाली किस धर्म से संबंधित है, तो पाली बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली के बाद जो भाषा आई बच्चों प्राकृत आई, और प्राकृत का काल होगा 1 ईस्वी से लेकर, प्राकृत का काल होगा 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक। और ये भी धर्म विशेष से संबंधित है। ये भाषा आपकी जैन धर्म से संबंधित है। फिर अपभ्रंश आई, अपभ्रंश 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी के बाद आई आपकी हिंदी भाषा, हिंदी भाषा जो 1000 से लेकर अब तक चल रही है, अब तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये भारत में भाषाओं का क्रम है, भारत में भाषाओं का क्रम है ये। ठीक है, भारत में भाषाओं का क्रम, यानी भारत में सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। अब यहाँ से तत्सम व तद्भव शब्दों को कैसे समझा जाए ये हमें देखना है बच्चों। जो शब्द तो आपके वैदिक से लौकिक संस्कृत में आए, वैदिक से लौकिक संस्कृत में आए। ठीक है, वैसे तो ये दोनों संस्कृत कहलाएगी,
संयुक्त रूप से, और संस्कृत के दो पार्ट वैदिक व लौकिक। तो तत्सम जो शब्द है ना वो वैदिक से लौकिक तक तो आए, लेकिन फिर लौकिक संस्कृत से सीधे उठाए और ग्रहण किए गए हिंदी भाषा में, लौकिक संस्कृत से सीधे ग्रहण किए गए हिंदी भाषा में। तो वो शब्द तो कहलाए आपके तत्सम शब्द कहलाए। इसलिए इनको बोला गया तत् धन सम, यानी उसके समान, यानी ये शब्द इसके समान है, लौकिक संस्कृत के समान। यहाँ से ज्यों के त्यों उठाकर ये शब्द यहाँ से ज्यों के त्यों उठाकर रख दिए गए हिंदी भाषा में, तो कहलाए तत्सम शब्द। और फिर आपके तद्भव शब्द जिनको कहा गया उससे जन्म। तो इनका जन्म कैसे हुआ? ये शब्द वो होंगे जो वैदिक से लौकिक, लौकिक से पाली, पाली से प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी में आए। यानी ये हजारों वर्षों की यात्रा करने के उपरांत 500 यहाँ 500, तो ये हजारों वर्षों की यात्रा करने के उपरांत कहाँ आए? हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए। तो इनका जन्म हुआ है और इनका रूप बच्चों बदलता रहा है। ठीक है, तो तत्सम तद्भव समझने के लिए ये चीज़ समझनी बहुत आवश्यक है। तत्सम शब्द वो शब्द जो इसके समान यहाँ से उठाए यहाँ रख दिए गए, और तद्भव शब्द वो शब्द जो जिनका जन्म हुआ वैदिक संस्कृत से, वो बदलते बदलते कहाँ तक आए बच्चों? हिंदी तक आए। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने तत्सम शब्द को समझा, उसके बाद तद्भव शब्द को समझा, फिर भारत में भाषाओं का क्रम समझा, और यहाँ से हम इतना समझ गए कि तत्सम शब्द क्या होंगे और तद्भव शब्द क्या होंगे। अब देखते हैं परिभाषा के रूप में। तो बच्चों परिभाषा के रूप में देखते हैं तत्सम शब्दों की परिभाषा। यह शब्द तत् धन सम के योग से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसके समान, अर्थात जो संस्कृत भाषा के समान है, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा के समान है, अर्थात जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए तत्सम शब्द कहलाए। ये परिभाषा जितना हमने समझा ये परिभाषा के रूप में है। ठीक है, उसके बाद बच्चों तद्भव शब्दों की परिभाषा। यह शब्द तद्भव तद धन भव से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उससे जन्म, अर्थात जिन शब्दों का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ हो तद्भव शब्द कहलाए। ये शब्द हजारों वर्षों की यात्रा के बाद हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए। हजारों वर्षों की यात्रा किस प्रकार की आप देख सकते हैं। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक के बाद लौकिक संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी, और इन शब्दों का यहाँ से चलना शुरू होता है। और ये 500 वर्षों का इसका काल, 500 ये 500 वर्षों का ये सब इनका काल है। तो ये हजारों वर्षों की यात्रा करने के बाद ग्रहण किए गए कहाँ पर? हिंदी में इस प्रकार। तो इसीलिए कहा गया कि हजारों वर्षों की यात्रा करने के उपरांत हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए। ठीक है, चलिए ये इतना हमने समझ लिया कि तत्सम शब्द क्या होंगे, तद्भव शब्द क्या होंगे, इनके बारे में हमने समझ लिया। अभी ये जो क्वेश्चन आएंगे ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी जरूरी थी। इसके बाद जो तत्सम शब्द है उनकी पहचान करने के लिए कुछ बिंदु हम याद रख सकते हैं। यानी तत्सम शब्दों में कुछ वर्णों की प्रधानता होती है। जैसे तत्सम शब्दों में निम्न वर्णों की प्रधानता होती है, तो किन निम्न वर्णों की प्रधानता होती है वो हम अभी देखते हैं बच्चों। देखो जो आपका तत्सम शब्द होगा ना, नंबर 1 आप याद रखोगे, जो आपका तत्सम शब्द होगा तो तत्सम शब्दों में एक वर्ण होगा आपका री वर्ण। री वर्ण आपको जहाँ भी दिखाई दे तो आप मान सकते हैं कि 100% शब्द कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे बात करें, एक शब्द होगा आपका ऋषि शब्द होगा, तो ऋषि शब्द आपका 100% तत्सम शब्द है। एक दूसरा शब्द आपका जैसे कृषि शब्द होगा, कृषि शब्द में री मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्द है। नंबर 3 पर आपका जैसे शब्द होगा एक दृष्टि शब्द होगा, दृष्टि शब्द भी कैसा है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि री का प्रयोग 100% आपका तत्सम शब्दों में होता है। जहाँ भी री दिखाई दे वो शब्द कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। नंबर 2 पर आप याद रखोगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जहाँ भी आपको दिखाई दे, संयुक्त व्यंजन जहाँ भी आपको दिखाई दे वो शब्द भी आपका 99% यानी 99% वो शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा। हाँ, 1% अपवाद स्वरूप कोई शब्द ऐसा हो सकता है कि जिसमें संयुक्त व्यंजन हो और वो शब्द तद्भव हो। ठीक है, लेकिन 99% वो शब्द कैसे होंगे? तत्सम होंगे। शब्द कौन से होंगे?
जैसे एक शब्द आपने लिख दिया क्षेत्र, क्षेत्र शब्द हुआ। एक शब्द हुआ आपका क्षीर शब्द हुआ, ठीक है। और एक शब्द हुआ आपका जैसे रात्रि शब्द हुआ, रात्रि। एक शब्द हुआ जैसे आपका श्रवण शब्द हुआ, श्रवण, श्रवण, ठीक है। ये सारे के सारे तत्सम शब्द होंगे। क्षेत्र शब्द का तद्भव रूप, क्षेत्र शब्द का तद्भव रूप होगा खेत, खेत बोल देंगे। और क्षीर शब्द का होगा आपका खीर हो जाएगा, खीर तद्भव रूप होगा। रात्रि का रात होगा, श्रवण का सुनना होगा। तो इसी प्रकार ये शब्द कैसे होंगे, ये तत्सम होंगे और ये इनके तद्भव शब्द होंगे। तो अभी तक हमने दो बिंदु देखे। पहला देखा हमने री का 100% प्रयोग तत्सम शब्दों में होगा। संयुक्त व्यंजनों का आपका 99% प्रयोग संयुक्त आपका तत्सम शब्दों में होगा। ये जो संयुक्त व्यंजन है ये कितने होंगे, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होंगे। एक अक्ष, नंबर 2 पर त्रय, नंबर 3 पर अज्ञ, और नंबर 4 पर श्रय, नंबर 4 पर श्रय। ये आपके 4 होंगे संयुक्त व्यंजन होंगे। चलिए 2 पॉइंट हमने देख लिए। 2 के बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट ये होगा आपका कि जो आपका श होगा, श ये बोलते हैं मूर्धा वाला श। तो ये जो स होगा ना, ये भी आपका 99% तत्सम शब्दों में ही प्रयोग होगा। तत्सम शब्द जैसे इससे बनने वाला तत्सम शब्द होगा काष्ठ, काष्ठ का तद्भव रूप होगा काठ, उष्ट्र होगा, ठीक है। तो नंबर 3 ये हो गया। नंबर 4 हमें याद रखना अण, ये जहाँ भी प्रयोग होगा वो शब्द भी आपका 99% तत्सम शब्द होगा। जैसे इससे बना शब्द होगा फण, और फण से बनेगा फन, या लक्ष्मण, लक्ष्मण से बनेगा लखन। चलिए नंबर 5 पर जो होगा, नंबर 5 पर हम याद रखेंगे यह शब्द जहाँ भी होगा वो शब्द भी आपका 99% तत्सम शब्द होगा। जैसे शब्द होता है यशोदा, यशोदा, ठीक है, यशोदा। और यशोदा शब्द को यदि तद्भव रूप में बदलेंगे तो ये बन जाएगा जशोदा, जशोदा। तो आपको याद रखना है कि ये जो य है ना, य तद्भव रूप में ज में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। यह किस में बदल जाएगा, ज में, यशोदा। इसी प्रकार शब्द होगा आपका यमुना, यमुना शब्द, और यमुना शब्द किस में बदल जाएगा, जमुना में बदल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी य होगा वो शब्द भी 99% कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। नंबर 6 पर आप याद रखोगे, नंबर 6 पर आप याद रखोगे र जहाँ मात्रा के रूप में प्रयोग होगा, र मात्रा के रूप में प्रयोग होगा, मात्रा के रूप में प्रयोग होगा, वो शब्द भी 99% कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। देखिए र ना 4 प्रकार से लिखा जाएगा। र एक ऐसे लिखेंगे सिंपल, एक जैसे ट्रक लिखते हैं, ट्रक, ट्रक में ये लगेगा नीचे वाला र। एक उसके बाद ट्रक के बाद होगा आपका क्रम, ये वाला र होगा। या फिर नंबर 4 पर आपका हो सकता है ये वाला र, ठीक है। तो ये जो होंगे आपके ये र होंगे। र लिखने के 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार, एक तो आपका ये वाला र होगा मात्रा के रूप में, एक ये वाला र, एक ये वाला र होगा। तो इन 4 में से ये मात्रा के रूप में आपको जहाँ भी दिखाई दे ये तत्सम शब्द होंगे। जैसे एक शब्द हो जाएगा आपका, एक शब्द आपका यही हमने लिखा है कर्म शब्द। कर्म शब्द तत्सम है और इसका तद्भव रूप होगा काम। एक शब्द होगा आपका कार्य, कार्य, कार्य शब्द तत्सम है और इसका तद्भव रूप होगा आपका काज। एक शब्द होगा आपका प्रस्तर, 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 प्रस्तर शब्द आपका, प्रस्तर शब्द आपका तत्सम है और इसका तद्भव रूप होगा पत्थर। तो इस प्रकार हमने ऐसे 6 बिंदु देख लिए जिनमें तत्सम शब्दों की पहचान कराएंगे। जैसे यदि हम बात करें, पहला होगा जहां आपके री वर्ण की प्रधानता होगी, री वर्ण की प्रधानता होगी। दूसरा होगा जहां आपके संयुक्त व्यंजन होंगे। तीसरा होगा जहां श का प्रयोग होगा। चौथा होगा जहां अण का प्रयोग होगा। और 5वां होगा य का प्रयोग। और 6ठा होगा जहाँ र मात्रा के रूप में प्रयोग होंगे। तो ये सारे के सारे शब्द कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमने समझा तत्सम शब्दों के बारे में, तत्सम शब्द क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद तद्भव शब्द क्या होंगे,
तद्भव शब्द क्या होंगे। फिर भारत में भाषाओं का क्रम, भारत में भाषाओं का क्रम और उनसे कैसे तत्सम शब्दों का विकास हुआ, कैसे तत्सम का हुआ और कैसे तद्भव शब्दों का विकास हुआ, ये चीज़ हमने समझी। उसके बाद हम तत्सम शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हमने समझी। इसके लिए तत्सम शब्दों में कुछ वर्णों की प्रधानता होती है, तो वो वर्ण कौन से होते हैं ये चीज़ हमने समझी। इसमें आपका नंबर 1 हमने लिखा री वर्ण की प्रधानता होगी, नंबर 2 हमने लिखा संयुक्त व्यंजन की प्रधानता होगी। संयुक्त व्यंजन जहाँ भी होगा, संयुक्त व्यंजन वो शब्द 99% कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। उसके बाद नंबर 3 पर हमने देखा इसमें आपके श की प्रधानता होगी, नंबर 4 पर इसमें अण की प्रधानता होगी, नंबर 5 पर इसमें हमने देखा य की प्रधानता होगी और नंबर 6 पर र मात्रा के रूप में जहाँ भी होगा वो शब्द भी कैसा होगा, तत्सम शब्द होगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने तत्सम तद्भव के बारे में समझा। एक नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी और नेक्स्ट वीडियो में तत्सम तद्भव के बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने होंगे। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम इसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।